ओके सो बच्चों हमने पार्टीशन आज पार्टीशन की बात करनी है हमें कि पार्टीशन भी एक टेक्निक होती है जो कि हम यूज कर सकते हैं किसी कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए इन क्रोमेटोग्राफी और उसमें हमें देखना है कि उसमें क्या फैक्टर यूज होगा। इससे पहले हमने जो है इससे पहले वाली क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो हम एड्सॉर्प्शन टेक्निक के जरूर पढ़ रहे थे कि भाई एड्सॉर्प्शन टेक्निक जो है एक टेक्निक है जिसमें हम जो है क्या कर सकते हैं मोबाइल फेस और हमारे पास जो है स्टेशनरी फेस अलग अलग होते हैं उसमें अलग अलग जो है पार्टिकल्स की अलग अलग बॉन्डिंग होती है जो ज्यादा सॉल्युबल जिसमें होगा उस हिसाब से वो तो चेंज हो जाता है। अगर वो स्टेशनरी फेस में ज्यादा सॉल्युबल है तो वो स्टिक टू द स्टेशनरी फेस रहेगा और फिर जो है क्या नाम है वो देर से जो है ट्रैवल करेगा थ्रू आउट द स्टेशनरी फेस। और अगर कोई मोबाइल फेस में ज्यादा अच्छा सॉल्युबल है तो वो जल्दी ट्रैवल करके पास आउट हो जाएगा आपके पास। तो ये बात हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। आज हम दूसरी टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है आपके पास बच्चों, पार्टीशन, राइट। Now this time we need to start with partition technique. तो हमें ये टेक्निक देखनी है बच्चों। व्हाट इज दिस, ये कौन सी नई टेक्निक आ गई, ये कौन सी बला आ गई नहीं जिसके बारे में हमें बात करना है। ये है एक्चुअली आपके पास वो टेक्निक जिसके अंदर आपके पास जब स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस, जब आपके पास स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस दोनों ही लिक्विड हो, ठीक है ना, स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस, स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस जब दोनों ही आपके पास क्या हो, लिक्विड हो या फ्लूइड भी कह सकते हैं कि दोनों फ्लूइड हो, ठीक है ना। जब दोनों ही आपके पास फ्लूइड हो या लिक्विड हो तो जब इस तरह की सिचुएशन आपके पास होगी तो उस टेक्निक को आप क्या कहोगे, इट्स अ पार्टीशन टेक्निक, इट्स अ partition technique. And for this what we need to do, you need to keep remember कि it always work because a solute will be distributed between two immiscible solvents. It's all about immiscible solvents. For suppose मेरे पास मेरे पास मिक्सचर है पानी का और हेक्सेन का। अगर कोई चीज मैं उसके अंदर ऐड करूंगा तो एक जो भी चीज मैं ऐड करूंगा हो सकता है वो पानी के अंदर बहुत अच्छी सॉल्युबल हो और जो दूसरा वाला हेक्सेन है वो नॉन पोलर है उसके अंदर सॉल्युबल ना हो सकता है कि वो नॉन पोलर में ज्यादा अच्छी सॉल्युबल हो और पानी में सॉल्युबल ना हो। फॉर सपोज उसको समझाने के लिए मैं थिनर का यूज करता हूँ, ठीक है ना। जो लड़कियां होती हैं वो अपने हाथों पे क्या लगाती हैं, नेल पेंट लगाती हैं, ठीक है ना। वो नेल पेंट लगाने के बाद पूरे घर में जो है ना घूमती फिरती रहती हैं, जो है खाती पीती रहती हैं और फिर वो हाथ मुंह धोना उनका चलता रहता है, बर्तन धोना उनका चलता रहता है, बट उनकी जो नेल पेंट होता है वो उतरता नहीं है पानी की वजह से। इसका मतलब है कि पानी और नेल पेंट का कोई ताल्लुक नहीं है आपस में। लेकिन जब उनको नेल पेंट उतारना होता है दे यूज थिनर्स, जब वो थिनर यूज करती है तो नेल पेंट फौरन से उतर जाता है। इसका मतलब ये है कि नेल पेंट इज गुड soluble in thinner but not soluble in water। तो अगर मैं पानी और थिनर दोनों का एक मिक्सचर ले लूं और उसके अंदर मैं नेल पेंट डाल दूं, सो जो नेल पेंट होगा वो थिनर में डिसॉल्व हो जाएगा बट पानी में नहीं होगा। तो ये टेक्निक यूज करते हुए हम पार्टीशन टेक्निक को पढ़ते हैं, ठीक है ना। यू नीड टू कीप रिमेंबर इट ऑलवेज वर्क फॉर दिस कि आपने दो क्या लेने हैं, आपने इमिसिबल सॉल्वेंट्स लेने जो एक दूसरे के अंदर मिक्स ना हो, ठीक है ना। इस तरह के दो आपने सॉल्वेंट ले लेने और उन सॉल्वेंट के अंदर आपने क्या कर देना है, सॉल्यूट को ऐड कर देना। अब ये सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो सॉल्यूट किस सॉल्वेंट में ज्यादा अच्छा सॉल्युबल है। जिस सॉल्वेंट में भी वो ज्यादा अच्छा सॉल्युबल होगा उसके अकॉर्डिंगली उसकी सेपरेशन हो जाएगी। इज दैट राइट बच्चों? यस सर। ठीक है, so you can say that over here the main important point that we need to discuss, देखिए उसमें हमने एड्सॉर्प्शन की बात की थी, जो पिछले वाले टेक्निक की हमने बात की है एड्सॉर्प्शन की, उसमें हम एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे थे कि किस किस फॉर सपोज किस स्पेस के ऊपर वो ज्यादा अच्छा एड्सॉर्ब हो रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की, तो यू नीड टू कीप अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेक्निक्स। पार्टीशन एक अलग है, एड्सॉर्प्शन एक टेक्निक अलग है। एड्सॉर्प्शन में आप एड्सॉर्प्शन की बात करते हो कि वो सॉलिड पे कितना अच्छा स्टिक हो सकता है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉल्युबिलिटी के, कि वो सॉल्वेंट के अंदर कितना अच्छा डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। सो इट वर्क्स बिटवीन इट वर्क्स बिकॉज अ सॉल्यूट कैन से दैट अ सॉल्यूट you can say that will be distributed, a solute would be distributed between two immiscible solvents, between two immiscible solvents, right?
दो अलग अलग सॉल्वेंट्स हैं जो एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर वो सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड इट्स ऑल अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट अकॉर्डिंग टू इट्स सॉल्युबिलिटी। वो जो सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना अच्छा सॉल्युबल है किस सॉल्वेंट के अंदर, राइट बच्चों? यस सर। चले, अब हमारे पास एक सीन है, एक हमारे पास एग्जांपल है इसकी। तो क्या एग्जांपल है? फॉर सपोज मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है ना, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर मेरे पास क्या चीज मौजूद है बच्चों? फॉर सपोज इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास मौजूद है क्या? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास मौजूद है एक्वस ब्रोमीन। क्या मौजूद है बच्चों? एक्वस ब्रोमीन, यानी कि पानी में डिसॉल्व हुई हुई मेरे पास यहाँ पर ब्रोमीन मौजूद है। मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक सॉल्वेंट और ऐड कर दिया। वो क्या सॉल्वेंट ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर? हेक्सेन ऐड कर दिया। मैंने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? हेक्सेन ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसको क्या किया? शेक किया, ठीक है ना। इसको मैंने शेक किया अच्छी तरह से, इसको मैंने शेक किया। उसके बाद क्या सीन आपको देखने को मिलेगा? उसके बाद आपको ये देखें, इस तरह का सीन देखने को मिलेगा दैट वो जो पानी होगा आपके पास, वो जो आपके पास पानी होगा वो आपके पास खाली हो जाएगा। पानी कैसा हो जाएगा आपके पास? प्योर वाटर हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और जो ब्रोमीन होगी, बिकॉज ब्रोमीन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो वो हेक्सेन भी नॉन पोलर है, ब्रोमीन भी नॉन पोलर है, तो इट इज गुड सॉल्युबल इन नॉन पोलर, राइट। तो क्या होगा, वो सारा का सारा हेक्सेन में डिसॉल्व हो जाएगा और ब्रोमीन आपके पास ऊपर आ जाएगा। इट वुड बी लाइक ब्रोमीन इन हेक्सेन। यू कैन सी दिस कि आपके पास पहले ब्रोमीन थी, एक्वस ब्रोमीन, which is लाइक डिसॉल्व इन वाटर ना, वो पानी के अंदर डिसॉल्व थी, डिसॉल्व फॉर्म में थी। लेकिन जब आपने उसको हेक्सेन के साथ शेक किया, तो यू विल सी दैट कि भाई ब्रोमीन इज मोर सॉल्युबल इन हेक्सेन एज कंपेयर टू वाटर। तो कंप्लीटली ट्रांसफर कर गई इसके अंदर, हेक्सेन के अंदर, ठीक है। सो यू नीड टू राइट दिस एक्सपेरिमेंट इन योर कॉपीज। इफ एन aqueous solution of bromine is shaken with a hexane, most of the bromine moves into the hexane layer, as bromine is more soluble in hexane, right बच्चों? राइट। You can say that over here separation Right. occur, आपके पास separation क्या हो गई? यहाँ पर डन हो गई। You can say that separation occur because of the different tendencies of components of the mixture to dissolve in the stationary phase, ठीक है ना। आपके पास जो सॉल्वेंट है और ये आपके पास जो आपने जो भी ऐड किया, यहाँ पर आप वाटर को सॉल्वेंट कंसीडर कर रहे हैं, आप यहाँ पर आपने हेक्सेन जो ऐड किया उसको पहले वाटर सॉल्वेंट था, जब आपने उसके अंदर हेक्सेन ऐड किया तो फिर क्या हो गया भाई? हेक्सेन आपके पास सॉल्वेंट बन गया ब्रोमीन के लिए, तो सॉल्वेंट चेंज हो गया, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट solubility of bromine in two different solvents, right bete? Yes, sir. So you can say that separation occur because of the different tendencies of components of the mixture to dissolve in the stationary phase or in the mobile phase. It's all up to the substance कि वो कितना अच्छा किस में soluble है, ठीक है ना। A substance that is more soluble in the stationary phase will travel more, and if you talk about you can say that अगर वो भाई stationary phase में अच्छा soluble होगा तो stationary phase के साथ फौरन move करता हुआ चला जाएगा, और अगर वो मोबाइल फेस के साथ अच्छा सॉल्वेबल होगा तो फिर वो वहीं रुक जाएगा, जैसे हमने पिछली वाली एग्जांपल में पढ़ा था, ठीक है भाई। इज दैट क्लियर एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. तो ये दो टेक्निक जो कि आपको पता होनी चाहिए जिसके ऊपर क्रोमैटोग्राफी जो है वर्क करती है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट टाइप ऑफ क्रोमैटोग्राफी। चलें तो हम बात कर देते हैं, अभी हमारे पास जो क्रोमैटोग्राफी स्टार्ट हो रही है जिसके बारे में हमें बात करनी है, दिस इज क्रोमैटोग्राफी नंबर 1। क्रोमैटोग्राफी नंबर 1, और ये आप पहले भी पढ़कर आ चुके हैं स्कूल लाइफ के अंदर, आपने देखा होगा इस क्रोमैटोग्राफी को होते हुए भी। इसको आप बोलते हो क्या? पेपर क्रोमैटोग्राफी। क्या बोलते हो आप इसको बच्चों? पेपर क्रोमैटोग्राफी। सर ओ लेवल्स वाला है ना ये? जी बेटे, ओ लेवल्स में आपने देखा होगा, ठीक है। ठीक है, इसी तरह से इसी क्रोमैटोग्राफी की एक नई, मतलब आप कह लें कि इसको बेटर ऑप्शन दिया गया है, इसको एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, और इस तरह करके हमने इसको डिफरेंट स्टेट में बना लिया है। तो आप क्रोमैटोग्राफी पेपर की जगह आप जो है एक कुछ और भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है क्रोमैटोग्राफी पेपर ही यूज करो। आप एक जो है एक आप लाइक प्लेट टाइप भी यूज कर सकते हो, एक लेयर उस पर लगाई भी होती है हम लोगों ने,
ठीक है, तो प्लेट टाइप भी आप यूज कर सकते हो। तो इस क्रोमेटोग्राफी को एक और भी नाम दे सकते हैं जो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी से मिलती जुलती होती है, उसी के फिनोमेना पे वर्कआउट करती है, जिसको आप क्या बोलते हो, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हो उसको आप, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तकरीबन एक जैसे होते हैं, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, इसको हम बोलते हैं TLC, ठीक है ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो आपको ऑलरेडी आती है, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से। पेपर क्रोमेटोग्राफी ऑलमोस्ट एक जैसे, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा उसमें जो चीजें आपने पढ़ी थी ओ लेवल्स में, या अगर आप चाहें तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको भेज दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं, तो आपको ओ लेवल्स वाला जो स्टफ होगा वो रिव्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, Yes, sir. so I am moving with thin layer chromatography. What is thin layer chromatography? अब ये इसको बोलते हैं हम TLC। अब इसमें होता क्या है, आपके पास होती है एक प्लेट, ठीक है ना, एक प्लेट टाइप आपके पास जो है, आप समझ लें कि इस तरह की आपके पास एक प्लेट होती है, ठीक है ना। दिस इज अ प्लेट यू हैव, इसको हम बोलते हैं आपके पास एक प्लास्टिक की भी हो सकती है, इसको आप एल्युमिनियम की भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है ये, ठीक है ना। ये क्या हो सकती है, ये प्लास्टिक की भी हो सकती है, और ये आपके पास मेटल की भी हो सकती है। प्लास्टिक की स्पेलिंग मैंने PLAST यही होगी ना, Yes, sir. और ये मेटल की भी हो सकती है, ठीक है ना। ये दोनों में से किसी की भी हो सकती है। अब ये जो होती है, हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम स्लाइटली से लेयर लगाते हैं, किसकी, हम इसके ऊपर एब्जॉर्बेंट लगाते हैं, इसके ऊपर लेयर जो है ना एब्जॉर्बेंट की, हम इसके ऊपर लेयर कोट करते हैं, ठीक है ना। एक थिन लेयर हम इसके ऊपर एब्जॉर्बेंट की क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंट की कोट करते हैं। यू कैन से दैट ये जो मैंने लेयर लगाई है, इट इज व्हाट, इट इज थिन लेयर, इट इज थिन लेयर ऑफ एब्जॉर्बेंट। ये क्या है, आपके पास एब्जॉर्बेंट की थिन लेयर हमने इस पे चढ़ा दी है, एंड इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब ये सब आपने कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्पॉट लगाते हैं, ठीक है ना। हम इसके ऊपर क्या करते हैं बच्चों, इसके ऊपर हम फिर स्पॉट लगाते हैं। अभी डिपेंड करता है ये स्पॉट आपको उस सब्सटेंस का लगाना है जो कि आपने क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है ना। तो हम इसको स्पॉट लगाने के लिए पहले इसके ऊपर क्या खींचते हैं, जैसे आप ओ लेवल्स में करते थे, सेम एज इट इज, आपने पहले यहाँ पर क्या खींचनी है, बॉटम लाइन खींचनी है, and this bottom line should be with pencil, because you know that if you are doing this with pen, so definitely the pen itself having ink, and itself ink is dye, so it can be separated over the paper with solvent, so it will disturb your results, right? So we need to do this with pencil, and it's always a little bit upward from the paper, ताकि हम जब इसको solvent में dip करें तो ये हमारे पास एक रेफरेंस बन जाए, एक सोर्स लाइन बन जाए, ठीक है ना। इसके ऊपर हम लगाएंगे वो स्पॉट जो कि हमें सेपरेट करना होगा, ठीक है भाई। Yes, sir. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक बीकर के अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर इसको क्या कर देंगे, इसके ऊपर इसको हम रख देंगे, क्लोज सिस्टम के अंदर हम इसको रख देंगे। So I'm just putting this into the one of the beaker which is closed beaker, इस closed beaker के अंदर आप इसको रखेंगे, ठीक है ना। कोई भी कंटेनर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपके पास कंटेनर कुछ भी कंटेनर हो सकता है, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह का कंटेनर इसके अंदर यूज कर सकते हैं, उस कंटेनर के अंदर आप इसको क्लोज करके रख दें, ठीक है ना। तो आई एम जस्ट पुटिंग अ पेपर ऑफ दिस लाइक ओवर हियर, मैं इसके अंदर पेपर रख रहा हूँ, कुछ इस तरह करके आप इसको पेपर को रख देंगे टिल्ड करके, ठीक है ना। अपने पेपर को आप क्या करेंगे, टिल्ड करके इसके अंदर रखेंगे, ठीक है ना। तो आई एम पुटिंग दिस पेपर इनटू द जार, राइट। आप जब इस पेपर को जार में रखेंगे, यू कैन सी दिस कि यहाँ पर आपने एक बेस लाइन ड्रॉ की हुई है, और इस बेस लाइन के ऊपर आपने क्या लगाया हुआ है, अपना स्पॉट लगाया हुआ है जो कि सेपरेट होगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर आप सॉल्वेंट ऐड करोगे, द सॉल्वेंट जो आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो वो क्या होगा, दिस इज अ मोबाइल फेस। ये सॉल्वेंट जो आप इसमें ऐड करोगे, दिस इज अ मोबाइल फेस, जो कि इस थिन प्लेट के ऊपर क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है ना, मूव करेगा। ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पर सॉल्वेंट डाल दिया। अब देखें, अगर आप सॉल्वेंट को देखें, जो मैंने यहाँ पर सॉल्वेंट लगाया है, इसका जो लेवल है वो बॉटम लाइन से नीचे है, बॉटम लाइन से नीचे होना चाहिए इसका लेवल,
ठीक है, ये आपने याद रखना है। दूसरा ये कि जो आपने स्पॉट लगाया है, द स्पॉट विच इज गोइंग टू बी चेक्ड, जो कि आप चेक करने जा रहे हो, जिस स्पॉट को आप चेक करने जा रहे हो, वो स्पॉट हरगिज सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको सॉल्वेंट में डिप कर दोगे तो वो जो स्पॉट होगा ना, वो सॉल्युबल है सॉल्वेंट के अंदर, तो वो वहीं डिसॉल्व हो जाएगा, वो पेपर के ऊपर सेपरेट नहीं होगा, वो ये पेपर के ऊपर सेपरेट नहीं होगा, ये वो थिन लेयर जो आपने ली है इसके ऊपर सेपरेट नहीं होगा। तो आपने ये याद रखना है कि जो आपने स्पॉट लगाया है वो बेस लाइन पे हमने सिर्फ इसलिए लगाया ताकि हमारे पास रेफरेंस जनरेट हो जाए, हम आरएफ वैल्यू निकाल सके। दूसरा ये कि हमने इसलिए भी लगाया है ताकि आप जो है क्या नाम है उसको देख के जो है सॉल्वेंट का लेवल जो है आप आइडेंटिफाई कर लें कि ये मुझे बेस लाइन से नीचे रखना है सॉल्वेंट का लेवल, ठीक है ना, ताकि वो जो स्पॉट है वो डिसॉल्व ना हो जाए नीचे ही नीचे पूरा। हम चाहते हैं कि सॉल्वेंट शीट के ऊपर रीच करे, उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो, जब उस पर चढ़ना शुरू हो तब वो डिसॉल्व करे स्पॉट को अपने अंदर, और फिर वो शीट के ऊपर ही स्पॉट के अलग अलग हिस्सों में तोड़ दे। अगर आप उसको डिप कर दोगे सॉल्वेंट के अंदर तो वो वहीं डिसॉल्व हो जाएगा, नीचे के नीचे ना सॉल्वेंट तो ऊपर चढ़ेगा लेकिन स्पॉट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा अपने कंपोनेंट्स के अंदर। So you need to keep remember that the solvent level should be below the baseline, so the spot do not touch to the solvent, right? And also you need to keep remember that the paper or whatever you are using, if you are using thin plate, if you are using paper, so both are going to be touched with the solvent ताकि solvent उसके ऊपर rise कर सके। ठीक है बच्चों, is that clear? Yes, sir. And you need to keep remember that the system should be closed. System should be closed. System आपके पास close होना चाहिए। बहुत सारी मर्तबा आप जो solvents use करोगे, बहुत सारे solvents आपके पास volatile होंगे, तो अगर volatile आपके पास solvents होंगे तो they can be evaporated out from the container, so we need to keep it closed ताकि वो environment अंदर generate हो सके। ऐसा ना हो कि वो बाहर निकल जाए वहां से तो environment आपका खराब हो जाएगा। तो you want कि यार ये proper process हो तो आपने क्या रखना है, उसको close रखना है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि जब इसके ऊपर सॉल्वेंट राइज करना शुरू होगा तो एक मैक्सिमम लेवल तक जाकर वो रुक जाएगा। फॉर सपोज यहाँ तक जो है आपके पास मैक्सिमम लेवल तक सॉल्वेंट गया, ठीक है ना, तो इस साल यहाँ तक जाएगा, और जब वो जाएगा तो इसी दौरान आपके पास ये जो स्पॉट होगा इसको वो डिफरेंट कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स उसके अंदर होंगे उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है ना। तो ये आपको इसमें नजर आएंगे सारे। और ये जो सबसे लास्ट जो आप कह लें कि जो लेवल पे गया होगा ना सॉल्वेंट, इसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट फ्रंट। इसको हम बोलते हैं बच्चों सॉल्वेंट फ्रंट, और इसको हम बोलते हैं बेसलाइन। इसको आप बेसलाइन का नाम यूज कर सकते हो, और इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट लेवल। यू नीड टू कीप रिमेंबर दैट सॉल्वेंट लेवल इज ऑलवेज बिलो द बेसलाइन, बट इट शुड टच द पेपर और थिन प्लेट, एंड स्पॉट शुड बी अबव द सॉल्वेंट लेवल सो इट कैन नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, एंड वहीं पर आपका रिएक्शन खत्म ना हो जाए। बेसलाइन शुड बी ड्रॉन विद पेंसिल, ताकि आपके पास जो पेन अगर आपको यूज करेंगे तो पेन के अंदर इटसेल्फ डाई होती है तो आप वो भी सेपरेट करके दिखा देगा इसको। ये सारी प्रिकॉशंस हैं जो कि आपको याद रखनी है। सिस्टम शुड बी क्लोज सो द वोलेटाइल सॉल्वेंट कुड नॉट एस्केप फ्रॉम द कंटेनर, राइट बच्चों? Yes, sir. सर ये तो सबसे पहले आप सॉल्वेंट सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो लाइन को कहेंगे जो सबसे टॉप पर जाएगी, या स्पॉट को कहेंगे जो सबसे लास्ट पे होगा? सॉल्वेंट फ्रंट आप बोलेंगे बेटे उस लेवल को जहां तक सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया होगा। फॉर सपोज अगर आप एक पेपर लें और उस पेपर को जो है ना स्लाइटली सा जो है ना पानी के अंदर डिप कर दें और उस पेपर को हैंग करके छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि जो पानी होगा जिसमें आपने उसको डिप किया हुआ होगा वो पानी आहिस्ता आहिस्ता पेपर के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करेगा। जो पानी है वो ट्रेवल करते 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 एक मैक्सिमम हाइट तक ट्रेवल करेगा, उसके बाद फिर वो रुक जाएगा, है ना। तो सॉल्वेंट फ्रंट वो लेवल है जहां जाके सॉल्वेंट लास्ट रुक गया होगा, उससे ऊपर वो पेपर के ऊपर ट्रैवल नहीं किया होगा, सही है? यस सर। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, यू कैन सी दिस दैट द फर्स्ट पार्ट दैट वी डिड ओवर हियर इज TLC प्लेट इज प्रिपेयर्ड। हमने सबसे पहले उसको प्रिपेयर किया बाय कोटिंग थिन लेयर ऑफ एडसॉर्बेंट, और एडसॉर्बेंट क्या है आपके पास, SiO2। पहला काम हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले ये काम किया है कि वी प्रिपेयर्ड TLC, राइट। यू कैन से दैट TLC प्लेट is prepared by coating thin layer of adsorbent, by coating thin layer of adsorbent। और वो adsorbent क्या था बच्चों, use silicon dioxide, ठीक है ना। सेकेंडली हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंपल
ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इज स्पॉटेड ऑन द प्लेट। हमने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ द सैंपल spotted on the plate, right बच्चों? Yes, sir. Then the end of the TLC plate, the one of the end of the TLC plate is immersed in the solvent, right? You need to keep remember that the one of the end, definitely जिस end की तरफ आपने baseline बनाई होगी वही आपने dip करना है। The one of the end of TLC plate should be immersed in the solvent, right बच्चों? ये 3 प्रोसेस हमने किए हैं, ये आप समझ लें कि ये 3 स्टेप्स हैं जो आपने खुद किए। उसके अलावा आपने जो प्रिकॉशंस किए हैं वो मैंने यहाँ नहीं लिखी है। प्रिकॉशंस आपको पता होनी चाहिए कि आपने बेसलाइन पेंसिल से खींची है, सिस्टम क्लोज किया है, सॉल्वेंट लेवल जो है बेसलाइन से कम होना चाहिए, स्पॉट शुड बी अबव द सॉल्वेंट लेवल, उससे टच नहीं होना चाहिए, और ये सारी चीजें आपने खुद की हैं, ठीक है ना। ये आपकी प्रिकॉशंस है जो आपने की है, सही है बच्चों? अदरवाइज आपका सेटअप खराब हो सकता है। अब आपने यहाँ पर 2 चीजें यूज करी हैं। एक आपने क्या यूज किया बच्चों, आपने यहाँ पर स्टेशनरी फेस यूज किया है। स्टेशनरी फेस आपने क्या यूज किया है बच्चों, वो वाला फेस जो आपके पास फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है, वो क्या है आपके पास, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एडसॉर्बेंट, राइट? ये आपने यूज किया है स्टेशनरी फेस एडसॉर्बेंट, ठीक है ना। और साथ साथ आपने मोबाइल फेस यूज किया है। मोबाइल फेस आपने क्या यूज किया है, जो कि मूव करेगा, और मूव क्या करेगा आपके पास यहाँ पर सॉल्वेंट, ठीक है ना। दिस इज मोबाइल फेस, राइट बच्चों? Yes, sir. और ये पूरा Yes, sir. प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस कौन सी टेक्निक के ऊपर वर्क करेगा, ये पूरा प्रोसेस कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करेगा बच्चों? ये पूरा प्रोसेस वर्क करेगा एडसॉर्प्शन प्रोसेस पे। किस पे करेगा भाई? ये वर्क करेगा एडसॉर्प्शन पर। किस पे वर्क करेगा बच्चों? ये वर्क करेगा एडसॉर्प्शन प्रोसेस के ऊपर, राइट? Yes, sir. So the rest of the things are same as we discussed in the last class. You need to keep remember the one which is more soluble, the one which is more soluble in stationary phase would stick to the paper. वो पेपर पे रहेगा, जुड़ा रहेगा। जैसे फॉर सपोज अगर आप इसको देखें, इस वाले स्पॉट को देखें, तो इसने ज्यादा ट्रैवल नहीं किया है, इस वाले स्पॉट ने ज्यादा ट्रैवल नहीं किया है। इट मींस इट इज अटैच्ड टू द स्टेशनरी फेस। उसने कहा मैं स्टेशनरी फेस में ज्यादा अच्छा सॉल्युबल है, इसलिए वो ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाया। लेकिन अगर आप बात करें ग्रीन वाले की, so you can see this, it is more soluble in मोबाइल फेस। इसने ट्रैवल ज्यादा किया है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये ज्यादा अच्छा एड्सॉर्ब्ड हो गया है मोबाइल फेस के साथ। मोबाइल फेस के साथ अच्छा उसने बॉन्ड बना लिया है, तो वो उसके साथ ज्यादा ट्रैवल कर गया है। अदरवाइज जो पिंक वाला है उसने ज्यादा ट्रैवल नहीं किया। उसकी वजह क्या है कि उसने स्टेशनरी फेस के साथ अच्छी तरह से बॉन्डिंग की है, राइट बच्चों? Yes, sir. Any problem to any one of you? No, sir. Okay, and then over here we can do one more thing, which is the RF value. You can find out the RF value over here, and I think ये सब आपको याद होना चाहिए। RF value is retardation factor, and what is this? It is the distance covered by solute. This is the distance covered by the solute over the distance covered by the solvent, over the distance covered by solvent. तो ये दोनों का जो रेशो होगा इट वुड बी RF वैल्यू, और ये हमेशा 1 से कम होता है। ये हमेशा ही 1 से कम होता है। जैसे फॉर सपोज अगर मैं पेपर बनाऊं, तो ये पेपर मैंने फॉर सपोज बनाया, ये क्रोमेटोग्राफी हो गई है। उसके बाद वाला जो है ये पेपर है, इसके अंदर आपने एक बेस लाइन बनाई थी, यहाँ आपने स्पॉट लगाया था। फॉर सपोज एक स्पॉट यहाँ सेपरेट हुआ, एक स्पॉट आपके पास यहाँ सेपरेट हुआ, एक स्पॉट आपके पास यहाँ सेपरेट हुआ, और जो आपके पास ये जो सॉल्वेंट आपने डाला था, ये इसके ऊपर ट्रैवल करते 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 पेपर के ऊपर ये पूरा ट्रैवल करते करते यहाँ तक ये ट्रैवल किया, ये पेपर ने यहाँ तक ट्रैवल किया, ठीक है ना। उसके बाद फिर इससे ज्यादा वो ट्रैवल नहीं कर पाया, ठीक है ना। इस तरह का कुछ आपके पास रिजल्ट आपके पास आया, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राम, ठीक है। अब देखें
वैसे तो सॉल्वेंट ने यहाँ से ट्रैवलिंग करना शुरू किए, सॉल्वेंट ने यहाँ से ट्रैवलिंग करना शुरू किए, बट वी नीड टू स्टार्ट मेजरिंग द लेवल फ्रॉम हियर, क्योंकि हमने एक सैंपल क्रिएट किया ना, हमने एक रेफरेंस बनाया, वहां पर हमने एक बेसलाइन बनाई है, जहां से स्पॉट ट्रैवल करेगा वहीं से ही हमने सॉल्वेंट की भी ट्रैवलिंग लेनी है। ये नहीं कि हम सॉल्वेंट का नीचे से ले रहे हैं और स्पॉट का ऊपर से ले रहे हैं, तो फिर रेफरेंस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको पहले वाले स्पॉट की RF वैल्यू लेनी है, स्पॉट नंबर 1 की, तो फॉर सपोज ये डिफरेंस आपने ले लिया, ये भाई 2 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, और अगर आपने दूसरे वाले की लेनी है तो आपने यहाँ से देख लिया, फॉर सपोज ये आपके पास आ रहा है 5 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, और इसकी लेनी है तो ये फॉर सपोज आपके पास 7 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, और यहाँ तक जो ट्रेवलिंग की है ये सॉल्वेंट ने यहाँ तक 10 सेंटीमीटर क्यूब की ट्रेवलिंग की है। सो यू कैन सी दिस, स्पॉट नंबर 1 की RF वैल्यू क्या होगी, इट वुड बी लाइक 2/10 which gives you 0.2। अगर आप स्पॉट नंबर 2 की बात करें तो वो होगा आपके पास 5/10, सो इट वुड बी 0.5। और अगर आप बात करें किसकी, स्पॉट नंबर 3 की, तो उसकी RF वैल्यू कितनी होगी, इट वुड बी 7/10, सो इट वुड बी 0.7। तो आप देखें इसका आंसर हमेशा 1 से कम होगा, हमेशा हमेशा इसका आंसर 1 से कम होगा। उसकी वजह क्या है कि आप यहाँ पर जो है डिस्टेंस ऑफ सॉल्वेंट वो है नीचे रख रहे हैं, और वो हमेशा ज्यादा ट्रेवल करेगा। सॉल्वेंट होगा जो मोबाइल फेस होगा वो हमेशा हमेशा ज्यादा ट्रेवल करेगा, तो आपने याद रखना है कि वो हमेशा आंसर 1 से छोटा आएगा। ठीक है, अब ये जो भी आंसर आ रहा है, अभी तो मैंने रैंडम आंसर लिए, ये जो वैल्यूज होती है ना, ये वैल्यूज गिवन होती हैं, ये फिक्स होती हैं। आप जो है ना इसका टेबल यूज कर सकते हो, इसका टेबल यूज करो, उस टेबल के अंदर आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यार ये वाला कंपाउंड, हर एक कंपाउंड की अपनी RF वैल्यू है, वो फिक्स है। ठीक है ना, वो ऑलरेडी जो है क्या नाम है हमने कैलकुलेट करके एक टेबल उसका बनाया हुआ है, तो हम क्या करेंगे उससे उसको मैच करेंगे, तो जो भी उसकी RF वैल्यू आ रही होगी हमें आइडिया हो जाएगा कि यार ये वाला कंपाउंड है इस चीज के अंदर, तो हम कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड ऑल्सो यू नीड टू कीप रिमेंबर, यहाँ पर आप कुछ और भी क्या नाम है इनोवेशंस ला सकते हो, कुछ और भी चीज आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि भाई अगर RF वैल्यू कैसी हो, ग्रेटर हो, अगर RF वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो, तो आप कह सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ, द कंपोनेंट बॉन्डेड मोर विद मोबाइल फेस, राइट, कैन से दैट कंपोनेंट adsorb या bonded component bonded more with मोबाइल फेस। मोबाइल फेस जो मूव कर रहा है, वही वाली बात है जो मैंने अभी आपको बताया, जो ज्यादा मूव कर चुका है, यानी कि मोबाइल फेस में ज्यादा अच्छा बॉन्डेड था। ठीक है ना, और अगर इफ द RF वैल्यू इज स्मॉलर, अगर आप देखते हो कि वो छोटी है, RF वैल्यू कैसी है, स्मॉलर है, देन कंपोनेंट बॉन्डेड मोर विद स्टेशनरी फेस, मोर विद स्टेशनरी फेस। ठीक है बच्चों, तो ये सारी कंक्लूजन्स आप निकाल सकते हो। इज दैट राइट? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा देखिए, पेपर में और TLC में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, वो भी अपने पास आप लिख लीजिए। पेपर क्रोमेटोग्राफी में और TLC में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो अपने पास आप नोट कर लें। वो क्या है भाई, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ना, उसका जो मेथड ऑफ सेपरेशन है, उसमें जो आप मेथड ऑफ सेपरेशन यूज कर रहे हैं वो क्या है आपके पास, वो है पार्टीशन मेथड। ठीक है ना, पेपर में आप क्या यूज कर रहे हैं, आप पार्टीशन मेथड यूज कर रहे हैं, दिस इज पार्टीशन। इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो पार्टीशन का लग रहा है, और जबकि TLC में जो मेथड लग रहा है वो आपके पास लग रहा है एडसॉर्प्शन। ठीक है, उसके अलावा आप स्टेशनरी फेस क्या लेते हो पेपर क्रोमेटोग्राफी में, आप स्टेशनरी फेस लेते हो। स्टेशनरी फेस आपके पास क्या होता है, इसके अंदर स्टेशनरी फेस जो रुका हुआ होता है वो होता है वाटर ऑन द फाइबर्स ऑफ द पेपर। वो जो आपके पास क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है ना, उसके अंदर वाटर होता है, और जो है वो फाइबर्स के अंदर मौजूद होता है, पेपर के फाइबर्स में मौजूद होता है, इसलिए हम इसको समझ रहे हैं कि ये पार्टीशन है, वाटर ऑन द फाइबर्स ऑफ द पेपर। पेपर के अंदर जो फाइबर्स हैं उसके अंदर वाटर मौजूद है, इस वजह से ये पार्टीशन कहला रहा है। तो इसमें स्टेशनरी फेस अभी आपने देखा, इट इज अ सिलिका जेल। ये सिलिका जेल हो सकता है, और या ये एल्यूमिना भी हो सकता है, Al2O3 भी हो सकता है, एल्यूमिना भी हो सकता है। ठीक है ना, उसके अलावा मोबाइल फेस की अगर हम बात करें तो जो फेस मूव कर रहा है वो कौन सा है भाई, इसके अंदर भी सॉल्वेंट होगा, और इसके अंदर भी कैसा होगा, सॉल्वेंट होगा। ये डिपेंड करता है, हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग सॉल्वेंट होते हैं, इसलिए सॉल्वेंट का नाम नहीं लिख रहा हूँ। इथेनॉल भी हो सकता है, इथेनॉइक एसिड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है,
हर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग किसी के सॉल्वेंट में होती है, तो इसलिए हम सॉल्वेंट का नाम नहीं रखते हैं, बस सॉल्वेंट लिक्विड ही होता है। सो यू कैन से दैट अगर दोनों लिक्विड हो तो पार्टीशन, और एक लिक्विड और एक सॉलिड हो तो एडसॉर्प्शन। तो टीएलसी में और पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये डिफरेंस है, तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है। ठीक है बच्चों? यस एवरीवन ऑफ यू